वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में। सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में साथ साथ पंजाब के पूरे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब का पूरा इतिहास इसलिए आपको कहता हूँ कि यदि आपको सिख धर्म से संबंधित और पंजाब के इतिहास के बारे में क्वेश्चन गलत नहीं करने तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। आपको पूरे वीडियो में मज़ा आएगा। तो प्यारे साथियों, चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं कि सिख धर्म के सभी पहले संस्थापक कौन थे। तो आप बताएंगे गुरु नानक देव। इन्हीं को प्रथम संस्थापक या प्रथम गुरु कहा जाता है। और बात कर लेते हैं, और गुरु नानक के अनुयायी ही क्या कहलाए, तो आप बताएं सिख कहलाए। ये किसके समकालीन है पूछा जाता है, तो ये जो है बाबर और हुमायूं, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये पूछा जाए गुरु नानक देव किसके समकालीन थे, तो आप बताओगे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। अब कोई भी एक ऑप्शन में हो सकता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1496 में ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा की रात, कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या बात होती है। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजन, यानी निःशुल्क भोजन, आज भी ये संस्था लंगर और पंगत की चल रही है पूरे पंजाब की, जहाँ पर भी गुरुद्वारा है आज भी लंगर की प्रथा चली आ रही है। ये गुरु नानक जी की, लेकिन उस समय जब इन्होंने स्टार्ट किया था उस समय इस परमानेंट अस्थायी नहीं थी, अस्थायी रूप से चलती थी। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी धर्मशाला, पंगत यानी लंगर स्थापित कराए थे। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या दिया था, तो आप बताएंगे बल दिया था। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल किसने दिया था ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप बताओगे गुरु नानक देव ने दिया था। इन्होंने अवतारवाद और कर्म कांड का क्या किया था, विरोध किया था। गुरु नानक जी की मृत्यु कब हुई, तो 1538 में। कहाँ, करतारपुर। करतारपुर अब कहाँ है, तो आप बताओगे पाकिस्तान में है। अब ये जो है जगह कहाँ पर थी, तो आप बताओगे पाकिस्तान में है। अब सेकंड गुरु इनके बाद आए गुरु अंगद देव। इनका कार्यकाल ये 1538 से 1552 तक। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम क्या था, लहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, गुरु अंगद का नाम क्या था, आप बताओगे लहना नाम था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को क्या बनाया, स्थायी बनाया था। उन्होंने, हम अभी बात हुई थी क्या, अस्थायी रूप से लंगर किसने स्टार्ट किया, तो आप बताओगे गुरु नानक देव ने। लेकिन उसको परमानेंट किसने बनाया, तो आप बताओ परमानेंट किसने बनाया था, तो गुरु रहना ने बनाया था या गुरु अंगद देव ने बनाया। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि किसकी देन है, तो आप क्या बताओगे, गुरु अंगद देव की ही देन क्या है, गुरुमुखी लिपि है। गुरु अंगद के पुत्र ने उदासी संस्था की स्थापना की। उदासी संस्था की स्थापना पूछा जाए किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे, उदासी संस्था की स्थापना किया था गुरु अंगद के पुत्र ने किया था। ये देखिए बहुत बारीक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अमरदास जी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। देखिए सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए, तो आप बताओगे गुरु अमरदास हुए। इन्होंने सिखों और हिंदुओं के विवाह को पृथक करने के लिए लवन पद्धति, वैसे सामान्यतः पहले क्या होता, सिख भी हिंदू धर्म पद्धति से ही शादी करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू से अलग शादी की प्रथा कौन सी चालू की, तो आप बताओगे लवन पद्धति किसने शुरू किया था, तो बताओ लवन पद्धति अमरदास जी ने शुरू किया था। गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पर एक महंत, आपने महंत साधु के जो कह सकते हैं मुख्य संत होते हैं उन्हीं को महंत कहा जाता है। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और मादक पदार्थों पर विरोध किया, लेकिन इन्होंने इतना विरोध किया, आज भी पंजाब में इतना मादक पदार्थ बिक रहा है, सब कुछ आप जानते ही होंगे कितना ज़्यादा पंजाब में भी इस चीज़ों का बढ़ावा मिल रहा है। ये बात कर लेते हैं, अकबर ने गुरु रामदास से गोविंदपुर जाकर भेंट किया था। अकबर ने गोविंदपुर जाकर भेंट किया,
और उनकी पुत्री बीबी भानी, देखिए बीबी भानी को 500 गांव दान पे दे दिया था। कितने गांव? 500 गांव जो है दान में दे दिया था अकबर ने। बहुत प्रभावित था इनसे। क्या नाम है? गुरु अमरदास जी से। चलते हैं नेक्स्ट वर्ष देख लेते हैं गुरु रामदास जी के बारे में। चौथे गुरु आप कैसे याद करोगे? गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे। अच्छा, राम के कितने भाई थे? तो आप बताओगे राम के 4 भाई थे। राम के 4 भाई थे, तो ये चौथे गुरु। अभी अर्जुन देव के बारे में, अर्जुन कितने भाई थे? तो अर्जुन 5 भाई थे। वैसे बताओ, पांचों पांडव थे कहलाते थे, तो अर्जुन देव जो है 5वें नंबर के गुरु थे। अब बात करते हैं बीबी भानी के पति रामदास। रामदास कौन थे? तो ये बीबी भानी के पति ही थे रामदास। सिखों के चौथे गुरु हुए। सिखों के चौथे गुरु यदि कहा जाए ये रामदास कौन थे, तो बताएंगे गुरु अमरदास के कौन थे? अमरदास के जो है दामाद थे। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा, अभी बात हुई है, 500 बीघा भूमि दी थी और इसी भूमि पर अमृतसर नामक स्थान बसाया गया। अमृतसर जो बसा था, ये जो अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दिया था, उसी में अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की भी स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने किया था। अब कैसे? राम राजा थे, ये सब शहर और बसाने का काम कौन कर सकता है? तो बताओ, कोई राजा ही तो कर सकता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे बात हो सकती है। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु पद सौंप दिया। अर्जुन किसके पुत्र थे? आप रामदास के पुत्र हुए। इस प्रकार इन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। देखिए, गुरु पद को पैतृक किसने बनाया? तो आप बताओगे रामदास जी ने। कैसे? देखिए, राम जी क्या थे? राजा थे। और राजा आप जानते थे कि राजाओं के कार्यकाल में उनका बेटा ही अगला राजा होता था। उस हिसाब से यहाँ से प्रथा शुरू हो गई कि अब जो है जो भी बनेगा इस गद्दी का मालिक, जिनको महंत जिसको बनाया जाएगा, वो क्या होगा? वो पुत्र ही होगा, मतलब पैतृक कोई ना कोई होगा। अब आगे बात होती है 5वें गुरु। अभी 5वां की बात हुई। देखिए, अर्जुन के कितने भाई थे? तो अर्जुन के बताओगे कितने भाई थे? अर्जुन के टोटल कितने? 5 भाई थे। और उसी हिसाब अर्जुन देव क्या थे? 5वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु? तो आप बताओगे 5वें नंबर के गुरु थे। आगे बात होती है, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। इसके अलावा कबीर और नामदेव रैदास की भी रचनाएं जो है आदि ग्रंथ में किसकी? देखिए, पूछा गया है। आदि ग्रंथ में कबीर की हैं, नामदेव की हैं, रैदास की रचनाएं भी इसमें सम्मिलित की गई हैं आदि ग्रंथ में। अच्छा, ये बताइए अर्जुन किससे संबंधित है? अब आप बताओगे अर्जुन वैसे समानता प्राचीन काल में महाभारत से संबंधित है। किससे? महाभारत से। अर्जुन महाभारत से संबंधित है। अच्छा बताओ, महाभारत को क्या कहा जाता है? महाभारत को आदि ग्रंथ कहा जाता है। आदि ग्रंथ कहा जाता नहीं, लेकिन महाभारत खुद अलग नाम है, लेकिन उन्हें अन्य एक आदि ग्रंथ की रचना कर डाली और महाभारत को भी आदि ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन देव जो है महाभारत से संबंधित थे, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। आगे बात करते हैं, गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। कालांतर में स्वर्ण मंदिर नाम पड़ा। इसी हरमंदर साहब का जलाशय के अंदर क्या बनवाया? तो आप बताओगे हरमंदर साहब का। और हरमंदर साहब का बाद में नाम, क्योंकि सोना जड़ने के कारण इसका नाम क्या कर दिया गया? स्वर्ण मंदिर कर दिया गया। चलते हैं राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। खुसरो की सहायता किया था, इसीलिए गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया? जहांगीर ने। अब एक कैसे याद करोगे कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने? कैसे याद होगा कि गुरु अर्जुन देव को किसने? जहांगीर ने। तो आप कैसे याद करेंगे? आजा मुझे मार, आजा मुझे मार। तो ये क्या हो जाएगा? आ से क्या हो जाएगा बताओगे? अर्जुन देव। और जा से क्या हो जाएगा? जहांगीर।
आजा मुझे मार। तो अर्जुन, आ से क्या हो जाएगा तो बताओ अर्जुन देव, और जा से क्या हो जाएगा जहांगीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर गोविंद के बारे में बात हो लेती है। हर गोविंद कौन थे? सिख धर्म के छठवें गुरु थे। इन सब का नंबर सामान्यतः नहीं पूछा जाता, लेकिन चलते हैं देख लेते हैं। सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया किन्होंने? इन्होंने सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया तो आप बताओगे हर गोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण करो। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहा जाए कि अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था तो आप बताओगे हर गोविंद जी ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। अब इन्होंने यही नहीं किया, और भी ऐसे कई कार्य किए। दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा भी किसने चलवा थी तो बताओगे कि हर गोविंद जी ने जो है नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी शुरू की थी। और देखिए अभी तक किलेबंदी नहीं हुई थी, लेकिन हर गोविंद ने क्या किया था, हर किसे अमृतसर को क्या किया था, किलेबंदी करवा दी थी। किलेबंदी किसने हर अमृतसर की करवाई तो आप बताओगे अमृतसर की किलेबंदी जो है हर गोविंद जी ने कराई। अब सातवें गुरु की बात कर लेते हैं। सातवें गुरु कौन हुए तो आप बताओगे सातवें गुरु गुरु हर राय हुए। गुरु हर राय, हर साथ हर व्यक्ति के साथ रहता हूँ, हर साथ कुछ आप कुछ ना कुछ करके कोरिलेट करके किसी को याद करें तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसलिए कहता हूँ जब भी पढ़ें आप तो किसी न किसी चीज़ों को आप जोड़ जरूर लें। यदि आप जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। सिखों के सातवें गुरु कौन? गुरु हर राय। इन्होंने दारा सिकों सामूगढ़ युद्ध में पराजित होकर पंजाब भागने में उसकी मदद की थी। जब दारा सिकों जो हुआ था सामूगढ़ के युद्ध में पराजित हुआ तो इन्होंने पंजाब से भागने में उसकी मदद की। औरंगजेब द्वारा बुलाने पर अपने पुत्र राम राय को दरबार में भेजा। इसके फलस्वरूप दूसरे पुत्र हरसिंह को गद्दी सौंप दी। इन्होंने हर किशन को क्या सौंप दी? बुलाने पर राम राय को जो है दरबार भेजा और उसके फलस्वरूप जो है पुत्र हर किशन को इन्होंने गद्दी सौंप के सौंपा। अब आगे बात होती गुरु हर किशन की बात हुई। आठवें गुरु, अभी पंजाब के इतिहास के बारे में भी बात होगी। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन आप इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में भी करके आपको लगे तो आप देख सकते हैं। अब गुरु हर किशन के बारे में बात करते हैं। 1661 से 1664 की बात तक इनका समय रहा, मात्र 3 ही साल तक रहे। सिखों के आठवें गुरु कितने हुए? हरकिशन जी। गद्दी के लिए बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया। और आपको बता दूं इनकी मृत्यु किससे हुई तो चेचक नामक बीमारी से इनकी मृत्यु होगी। ज़्यादा दिन तक 3 ही साल तक ही गद्दी पर रहे। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। गुरुपद के बारे में औरंगजेब को किसने समझाया था तो आप बताओगे गुरु हरिकिशन जी ने जो है। अब बात होती है तेग बहादुर की बात। तेग बहादुर सिखों के नौवें गुरु हुए। गुरु हरकिशन ने मृत्यु से पहले इनको बाकला दे बाबा कहा। गुरु हरकिशन ने मृत्यु से पहले इन्हीं बाकला दे बाबा कहा। हरकिशन ने इनको बाकला दे बाबा किसे कहा था तो आप बताओगे तेग बहादुर को बाकला दे बाबा कहा था। इस्लाम स्वीकार न करने कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट इनको क्या किया था? मरवा दिया था। कहाँ पर तो आप बताओगे शीशगंज गुरुद्वारा के पास इनको जो है मरवा दिया। किसने मरवाया तो आप बताओगे औरंगजेब ने। अभी बात हुई थी अर्जुन देव को किसने मरवाया था तो अर्जुन देव को मरवाया था आप बताओ जहांगीर ने। अर्जुन आजा आजा, और यहाँ पर क्या होगा? तू आ तू आ तू आ। तू से क्या हो जाएगा? तेग बहादुर। और आ से क्या हो जाएगा तो आप बताओगे औरंगजेब हो जाएगा। प्यारे साथियों, अब हम 10वें गुरु के बारे में बात करने जा रहे हैं। 10वें गुरु कौन है तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। 1675 से 1708 तक इनका कार्यकाल रहा। इनका गद्दी पर बैठ 10वें तथा अंतिम गुरु कौन थे तो आप क्या बताओगे? अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ तो आप बताओगे पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था तो आप बताओ पटना में हुआ था।
और इन्हीं को क्या कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता है। सच्चा पातशाह किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सच्चा पातशाह, तो आप क्या बताओगे, गुरु गोविंद सिंह को सच्चा पातशाह कहा जाता था। इन्होंने सिखों के लिए पांच ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा रखने की अनुमति दे दी। पांच ककार यानी 5K कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आप बताओगे गुरु गोविंद सिंह ने 5K का कॉन्सेप्ट दिया था। अब आगे, गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ कौन सा है, तो आप बताओगे आनंद साहिब जो है गुरु जी गोविंद जी का। कार्यस्थली कौन थी, तो आप बताओ पौता थी कार्यस्थली इनकी। इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में चिनवा दिया था। देखिए, इनके दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह ने सरहिंद में मुगल फौजदार वजीर खां ने दीवार में किसको चुनवाया था, 10वें गुरु के पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को। बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, तो 10वें गुरु जो है ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल परडाली का भी स्थापना किसने किया, तो बताओ पाहुल परडाली की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। अब बात होती है गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कहाँ पर हुई, तो आप बताओगे नांदेड़ हुई। नांदेड़ कहाँ, तो आप बताओ नांदेड़ महाराष्ट्र में है। क्या स्थान पे, गुल खां नामक पठान ने कर दी थी। किसने, गुल खां नामक पठान ने कर दी। लगभग ज़्यादा तो लोग की हत्या ही की गई। अब 10 गुरुओं के बारे में तो हमने बात कर लिया, लेकिन अब उसके बाद बात होती है पंजाब के इतिहास के बारे में। किसके, पंजाब के इतिहास। गुरु के बारे में जाने, पंजाब का इतिहास नहीं जाने तो अधूरा है, समझ लीजिए। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद की कहानी चलती है। अब आते हैं बंदा बहादुर साहब। बंदा बहादुर साहब कितने लगभग 8 वर्षों तक ये गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन ये गुरु के रूप में नहीं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु परंपरा को समाप्त हो गई। उनके ही सिख बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। शिष्यों को उनके बाद कौन किया, तो बताओ बंदा बहादुर ने किया था। इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, तो आप बताओगे लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भरद्वाज थे। इनके पिता का नाम क्या था, तो बताओगे रामदेव भरद्वाज थे। बंदा बहादुर का उद्देश्य क्या था, तो बताओगे पंजाब में एक सिख राज की स्थापना करना। बंदा बहादुर का उद्देश्य पूछा जाए क्या था, तो बताओगे सिख राज की स्थापना करने का उद्देश्य किसका था, तो आप बताओगे बंदा बहादुर का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ राजधानी बनाया और उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के चलवाए। अब बात पूछा जाए कि गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के किसने चलवाए थे, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, बंदा बहादुर सिंह ने चलवाए थे। बंदा बहादुर सिंह सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। वजीर खां की हत्या कर दी थी इन्होंने। अब बात होती है शहादरा कल्लीगढ़ी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल शासकों को मौत के घाट उतार दिया था। शहादरा कल्ली घाटी में ही बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ लिया गया। कहाँ पर ये पकड़े गए थे बंदा बहादुर सिंह, तो आप बताओगे गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पे, और वहीं उनको क्या किया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया बंदा बहादुर सिंह को। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर कई सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हो गया। कहाँ पर, दल खालसा में विलय हो गया। सिख धार्मिक सेना के रूप में विकसित दल खालसा को करपूर सिंह की मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहोलिया ने अपना नेतृत्व प्रदान किया, और फिर जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा कितने भागों में विभाजित हो गई, तो 12 भागों में विभाजित हो गई। और इन्हीं 12 भागों को क्या कहा गया था, मिसल कहा गया था। मिसल का अर्थ पूछा जाता है। मिसल का अर्थ अरबी भाषा में क्या, तो समान होता था। क्या, समान। अब 12 मिसलों के बारे में बात। 12 मिसल सभी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। वैसे 12 ही
इसमें देखिए पहला तो बताओ, जस्सा सिंह तो किस मिसल का था? तो जस्सा सिंह जो है अहलूवालिया मिसल का था। जबकि चरत सिंह क्या किस थे? तो सुकर चकिया मिसल के थे, चरक सिंह सुकर। जबकि सिंहपुरिया मिसल से कौन थे? तो आप बताओ, नवाब कपूर सिंह थे। भंगी मिसल के तो छज्जा सिंह जो कौन थे? भंगी मिसल के थे। फुलकिया मिसल से कौन थे? तो संधू जाट। देखिए इसमें कौन कौन याद करना जरूरी है? तो आप बताए, सुकर चकिया मिसल यानी चरत सिंह। अहलूवालिया मिसल क्या है? जस्सा सिंह। अभी बात होती छज्जा सिंह वाला भंगी मिसल। अब बात होती फुलकिया मिसल, संधू जाट चौधरी। रामगढ़िया मिसल से कौन थे? तो जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। कन्हैया मिसल से कौन थे? जय सिंह थे। शहीदी मिसल से कौन? शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह। नक्की मिसल से नक्की मिसल हीरा सिंह। अब बात होती है कन्हैया मिसल से, तो कन्हैया से जय सिंह थे। शहीदी मिसल से बाबा दीप सिंह। नक्की मिसल से हीरा सिंह। बूले वालिया मिसल से गुलाब सिंह। ये गुलाब सिंह वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। निशान वालिया मिसल सरदार भगत सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल से कौन से? भागेल सिंह। 12 मिसलों के बारे में हमने बात कर लिया। 12 मिसल में से ज़्यादा नहीं, वही जस्सा सिंह वाला याद करना, सुकर चकिया वाला याद कर लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। अब बात होती है अफगान आक्रमण के बाद। अफगान आक्रमण और मुगल सूबेदारों के अत्याचारों के कारण उस समय पंजाब में अव्यवस्था की स्थिति थी। दल खालसा ने अव्यवस्था की स्थिति को समाप्त करने के लिए 1753 ईस्वी में राखी प्रथा का प्रारंभ किया था। राखी प्रथा की स्थापना कहाँ पर हुई? तो पंजाब में हुई थी। किसके खिलाफ हुई? दल खालसा की अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो राखी प्रथा। राखी प्रथा क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव के उपज का 1/5 भाग लेकर दल खालसा और उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। यानी प्रत्येक गांव को जितना भी उनका कमाई होता था, उसका 1/5 किसको देते थे? दल खालसा को देते थे। इसी प्रणाली के द्वारा सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास हुआ। ये प्रथा, अब इनके पास पैसे भी आने लगे तो अब विकास कर सकते हैं। अब बात होती है आगे उत्तरी मुगल शासकों द्वारा अहलूवालिया मिसल के संस्थापक जस्सा सिंह। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक कौन थे? तो आप बताओगे अहलूवालिया, तो आप बताओगे जस्सा सिंह। जस्सा सिंह को सुल्तान कौम की उपाधि दी थी, उपाधि मिली। इन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित कर अपने नाम के सिक्के जारी किए। अब बताओ, जस्सा सिंह ने भी जो है अपने आप को क्या हुआ था? बादशाह घोषित करके और अपने नाम के ही सिक्के जारी करवाए। अब पंजाब के पटियाला, नाभा और जिंद रजवाड़े के स्थान पर फुलकिया मिसल द्वारा की गई थी। पंजाब में पटियाला, नाभा और जिंद की रजवाड़ों की स्थापना किसने किया? तो फुलकिया मिसल द्वारा की गई थी। फुलकिया मिसल के सरदार आला सिंह और अहमद शाह अब्दाली में 1765 में तबल और आलम एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था। किसको? अहमद अब्दाली ने 1765 में तबल और आलम और एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था आला सिंह को। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को जाता है। आधुनिक रणजीत सिंह किस मिसल के थे? ये बहुत पूछा जाता है। तो रणजीत सिंह आप बताओगे सुकर चकिया मिसल के थे, और इन्हीं को आधुनिक पंजाब का निर्माता कहा जाता है। अब बात होती है सिखों ने 1764 ईस्वी में तेग और फतेह मुद्रा लेख युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के प्रचलन करवाए, और जो पंजाब में सिख संप्रभुता का प्रथम उद्घोषक माने जाते थे। अब बात होती है रणजीत सिंह की के बारे में बात हो जाए। रणजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरावाला 2 नवंबर 1780 में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख माह सिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह, अभी बात होती चरत सिंह के दादा थे। चरत सिंह भी किसके थे? तो आप बताओगे सुकर चकिया मिसल से। और रणजीत सिंह भी सुकर चकिया मिसल के ही थे। काबुल के शासक जमना शाह ने रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेवाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर नामक स्थापना, लाहौर का शासक बनाया गया। रणजीत सिंह को उसकी महत्वपूर्ण सैन्य सेनाओं के लिए 1798 में राजा की उपाधि प्रदान की और लाहौर का शासक बना दिया गया। चलते हैं, किसने बनाया? तो बताए जमन शाह अब्दाली का पुत्र था ये।
अब आगे बात होती है रणजीत सिंह 1808 में रणजीत सिंह सतलज नदी को पार कर फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों और विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो को दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर में संधि हुई। चार्ल्स मेटकाफ से संधि कब हुई तो बताओ 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत जो है चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर में संधि भी किसने किया तो बताओ रणजीत सिंह ने किया था। उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने 1818 में सुल्तान मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए कितना फास्ट बढ़ रहे हैं रणजीत सिंह। अब बात होती है आगे 1809 में शाह शुजा यानी अब्दाली का पुत्र जिसको उसके भाई के अबदस्त कर दिया था, लाहौर में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। रणजीत सिंह ने उसे पुनः सत्याधीन करने की सहायता की। देखिए फिर से राजा बनाने में सहायता किसने किया था तो आप क्या बताओगे? रणजीत सिंह ने ही किया था। राजा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से ही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। शाह शुजा ने ही रणजीत सिंह को क्या किया था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया, जिसे बाद में नादिर शाह लाल किले से लूट कर लेके गया। लाल किले से नादिर शाह लूट के कौन ले गया था? क्या ले गया तो आप बताओगे? कोहिनूर हीरा ले गया था। कहाँ से? तो लाल किले से। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। 4 सूबे कौन थे रणजीत सिंह के? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। अब महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीमुद्दीन तथा वित्त मंत्री दीनानाथ था। जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब इनकी मृत्यु हुई तो बताओ? 1839 में। अब महाराजा रणजीत सिंह का जो है प्रशासन देख लेते हैं। अब बात होती है रणजीत सिंह के प्रशासन। देखिए रणजीत सिंह महान विजेता होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी थे। क्या? कुशल प्रशासक भी थे। इनके ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था के आधार पर एक कुशल और सुप्रशिक्षित सूबे संगठित सेना का गठन किया। राजा रणजीत सिंह की अस्थायी सेना फौजे आइन कहलाती थी कि उस समय एशिया में दूसरे नंबर पे थी। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप निर्माण कारखाना खोला। इससे मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे जाते थे। तोपखाना खोला, इसमें नौकरी कौन रखे थे? तो मुस्लिम तोपची रखे जाते थे। रणजीत सिंह विभिन्न सिख मिसलों को संगठित करने के उद्देश्य से सरकार खालसा नाम दिया और अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर नानक शाही सिक्के नाम दिए। अपने द्वारा जो सिक्के चलाए गए उसको कौन सा नाम दिया गया तो बताओ? नानक शाही नाम दिया गया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अल्पायु पुत्र दिलीप सिंह को सिंहासन आरोहण के बीच 3 अयोग्य उत्तराधिकारी खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह ने शासन किया। अयोग्य कौन थे तो खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह ने जो है वो तो बैठा था, लेकिन शासन कौन कर रहा था? खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह कर रहे थे। 1843 में महाराजा रणजीत सिंह ने के पुत्र दिलीप सिंह राजमाता छिंदन के संरक्षण में सिंहासन रूढ़ हुए। बात करते हैं युद्ध के बारे में। अंग्रेज और प्रथम सिख युद्ध हुआ था। कब हुआ तो 1845 से 1846 तक चला। देखिए प्रथम युद्ध किसके उसमें तो दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। किसके समय में तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ तो बताओ? दिलीप सिंह के समय में हुआ था। अंग्रेजी सेना लाहौर पर अधिकार कर लिया और लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल तथा लॉर्ड गफ युद्ध के समय भारत के प्रधान सेनापति थे। उस समय कौन थे प्रधान सेनापति तो आप बताओगे? लॉर्ड गफ थे। और गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड हार्डिंग थे। अंग्रेजी सेना ने सर ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 में मुदकी नामक स्थान पर लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय के बाद
9 मार्च 1846 को अंग्रेजों के साथ लाहौर संधि हुई। लाहौर संधि कब हुई तो आपको बता दूं, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुई थी उस संधि को क्या क्या कहा गया था बताओ, लाहौर संधि कहा गया था। इस संधि के बदले अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा तथा रानी छिंदन को संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता प्रदान किया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है, लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने कश्मीर को 50,000 में गुलाब सिंह को बेच दिया। किसको? 50,000 में गुलाब सिंह को किसको बेचा था तो आप बताओगे, अंग्रेज। अब बात आगे होती है। 16 दिसंबर 1846 में संपन्न एक अन्य संधि, भैरववाल की संधि की शर्तों के अनुसार दिलीप सिंह के वयस्क ब्रिटिश होने तथा ब्रिटिश सेना का लाहौर प्रवास निश्चित कर दिया। साथ ही लाहौर का प्रशासन 8 सिख सरदारों तथा एक परिषद को सौंप दिया। महारानी छिंदन को 48,000 वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। देखिए कहाँ पूरा था, कहाँ पेंशन पाने लगी। 48,000 वार्षिक पेंशन के साथ शेखपुरा भेज दिया। और सर हेनरी लॉरेंस लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त हो गए। अब सेकेंड जो है आंग्ल मराठा युद्ध की बात होती है। इस युद्ध का तत्कालिक कारण मुल्तान के सूबेदार क्या थे? मूल राज का विद्रोह था। इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य हुई। अभी देखिए पिछला भी गफ के मध्य हुआ था, लेकिन वहाँ पर दिलीप सिंह के समय हुआ था। और उस समय का गवर्नर जनरल कौन था तो आप बताओगे, लॉर्ड हार्डिंग ही थे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था तो आप बताओगे, डलहौजी थे। प्रथम के कौन समय थे तो प्रथम लॉर्ड हार्डिंग के थे। अब बात होती है आगे। डलहौजी ने चिलियानवाला की लड़ाई के परिणाम के बारे में कहा कि हमने भारी खर्च उठा के एक ऐसे विजय प्राप्त की जो पराजय के बराबर है। मतलब भारी खर्च उठाने के बाद ऐसे विजय प्राप्त की जो किसके बराबर है? पराजय के बराबर है। इस युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने गफ के स्थान पर चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति बनाया। नेपियर ने सिख सेना को 21 फरवरी 1849 को गुजरात युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। गुजरात के युद्ध में को तोपों का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यदि जो द्वितीय युद्ध था ये गुजरात का युद्ध था अंग्रेज और सिखों के बीच, इसे तोपों का युद्ध कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी की 30 मार्च 1949 की घोषणा के द्वारा संपूर्ण पंजाब को अंग्रेज राज में विलय कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दी और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। कहा यहाँ से छुट्टी लो, तुम नहीं तो यहाँ रहोगे तो खुराफात ही करोगे, चलो इंग्लैंड में मज़े काटो, पढ़ाई लिखाई करो, तुमको मैं पेंशन के रूप में 50,000 पाउंड दे रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 19 को, ये तो हो चुका, सिख राज के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया भेज दिया गया। फिर कोहिनूर हीरा कहाँ पहुँच गया? महारानी विक्टोरिया के पास पहुँच गया। तो प्यारे साथियों, आज हमने पंजाब का इतिहास और सिख के 10 गुरुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।